हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे, और चैप्टर नंबर 5 है न्यू एनसीईआरटी के बेस पे, उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टेंस का जो हम क्या पढ़ेंगे आज, पार्ट थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट थर्ड। और इसमें हम कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे? मेनली क्वेश्चन नंबर 31 से 45 क्वेश्चंस हैं, वो इस पार्ट के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। और इससे पहले हम इसके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के अंदर अब तक लगभग 30 क्वेश्चंस हैं, वो सोल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का जो बेसिक है वो भी थोड़ा हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट के बारे में डिस्कशन था जो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और साथ में एक उनका ओवरव्यू आपको बताया गया था जो नीट के लिए भी आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं। तो इससे पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें, और वहीं से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। और यदि आपने वो पार्ट देख रखे हैं, तभी आपके जो ये थर्ड पार्ट के जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ये इजीली सोल्व होते हुए चले जाएंगे। ये जस्ट आपके लिए प्रैक्टिस सेशन का काम करेगा। तो आज का हम तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वो शुरू कर लेते हैं, और ओवरऑल क्वेश्चन है, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसमें किससे रिलेटेड है? मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, MGTP की बात यहाँ पे की हुई है। GTP जैसे हम ATP पढ़ते हैं तो ऐसे ही GTP होता है, CTP भी होता है, और ATP तो हम पढ़ते हैं ही हैं। इसके अलावा TTP भी होता है और UTP भी होता है। तो ATP हम ज़्यादा पढ़ते हैं ज़्यादातर, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी होता है, और साइटोसिन भी, और ये जो हमारा थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट और यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट भी होता है। तो इसमें जीटीपी की बात की हुई है, और ये मिथाइलेटेड है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप है वो लगा हुआ है। तो मिथाइलेटेड ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिड H5 एंड इन HNRNA इन ए प्रोसेस ऑफ HNRNA क्या होता है? जब भी हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जिसके अंदर क्या है, DNA से या फिर किसी जीन से क्या बनता है, हमारा mRNA बनता है। तो mRNA क्या होता है? वो हेट्रो न्यूक्लियर, उसको हम RNA बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, काफ़ी सारी एक्स्ट्रा कुछ पार्ट्स होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसलिए इस mRNA को हम क्या बोलते हैं? इमेच्योर mRNA भी बोलते हैं। इमेच्योर RNA या फिर mRNA भी बोला जाता है। और इसकी क्या की जाती है फिर? इसको मॉडिफिकेशन के अंदर लेके जाया जाता है जब हम किसकी बात करते हैं? यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। एनसीईआरटी में डिटेल में इसका डिस्कशन किया हुआ है। जब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं वो देखी जाती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? में आ जाती है आपकी टेलिंग, स्लाइसिंग एंड कैपिंग प्रोसेस। हालांकि इससे प्रीवियस पार्ट में, पार्ट सेकंड में भी हमने इनसे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन किया था। टेलिंग में क्या करते हैं? जो हमारा HNRNA बनता है, HNRNA, इसकी क्या की जाती है? इसके 3' एंड की तरफ काफ़ी सारे एडनिन की है वो चेन लगा दी जाती हैं, ए की, ऐसे काफ़ी हम चेन लगा देते हैं। 200 to 300 एडनिन है वो चिपका दिए जाते हैं 3' एंड पे, ताकि कोई भी इंजाइम है, क्योंकि इस केस में ट्रांसलेशन के बाद इसको ट्रांसलेने को इसके अंदर लेके जाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो RNA वो बना कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि DNA हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो जब इसको हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में लेके आते हैं, तो उस केस में काफ़ी सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं जो कि हमारे mRNA को खराब कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। और इसी डिग्रेडेशन से बचाने के लिए एक टेल की साइड में तो हम क्या कर देते हैं, काफ़ी सारे एडेनिन के मॉलिक्यूल लगा देते हैं, क्योंकि एंजाइम की खास बात होती है वो सिरों से डाइजेस्ट करना शुरू करता है इसको, हमारे mRNA को। तो सिरों से जैसे इसने एडेनिन को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, 200 to 300 लगे होते हैं ये, और
जब तक ये डाइजेस्ट करता करता हमारे मेन mRNA जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंचता है, तो इसकी तब तक ट्रांसलेशन है वो करवा दी जाती है। इसलिए ये टेलिंग करवाई जाती है। इसी तरीके से एक क्या की जाती है, कैपिंग। हेड हेड रीजन मतलब 5' एंड पे mRNA है, यहाँ पे तो क्या किया है हमने, ए लगा दिए इसकी, इसको तो टेलिंग बोलते हैं। और जो हमारा मेन है, जो इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है mRNA जिससे प्रोटीन बनना है आगे, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जीटीपी लगाया जाता है, मिथाइलेटेड जीटीपी के हेड रीजन पे। इसको बोलते हैं कैपिंग। और कैपिंग का भी, इसका भी काम क्या है, जो ज़्यादातर एंजाइम होते हैं जो mRNA को डिग्रेड कर सकते हैं, वो क्या है, नॉर्मल नॉर्मल हमारे जो जीटीपी हैं, सीटीपी हैं, इनको डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने मिथाइलेटेड लगा दिया, और ये मिथाइलेटेड क्या है फिर, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसलिए हमारा जो mRNA है ना वो बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो एक होती है कैपिंग और एक होती है टेलिंग। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं या फिर मॉडिफिकेशन होती हैं, किसके अंदर, ये चीज़ें केवल यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में मिलती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलती हैं। तो वहां पे क्यों नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहां पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म तो होता ही नहीं है वहां पे। तो जितनी भी प्रोसेस है न्यूक्लियस के साथ साथ में चल रही होती है। वहां पे तो ऐसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन है वो चल रही होती है, उसके साथ साथ में ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन पहले कंप्लीट होती है, फिर उसको ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में लेके आया जाता है। और इस mRNA को प्रोटेक्ट करने के लिए ही क्या किया जाता है, ये कैपिंग और टेलिंग की जाती है। इसके अलावा स्प्लाइसिंग क्या की जाती है, स्प्लाइसिंग से रिलेटेड आगे भी एक क्वेश्चन आएगा। जैसे जब भी हमारा इमेच्योर mRNA होता है, ये क्या किस फॉर्म में मिलता है, जैसे कुछ रीजन इसके हमारे एक्सोन के होते हैं, जैसे ये एक्सोन है, फिर ये इंट्रोन, फिर एक्सोन आ गया यहाँ पे, एक्सोन है, फिर इंट्रोन है। इस तरीके के कुछ मतलब हमारी स्प्लिट्स, टूटी हुई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ब्रेकिंग में जो इन्फॉर्मेशन है ना mRNA के ऊपर वो प्रेजेंट होती है। तो क्या किया जाता है, इन इंट्रॉन्स को यहाँ से कट करके रिमूव कर दिया जाता है, और हमारा जो एक्सोन है, सारे जो एक्सोन है, जैसे E1 था, ये E2 था, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। एक्सोन को तो रखा जाता है और इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। नाम में मत जाना इनके, एक्सोन का मतलब वैसे तो एग होता है, सेकंड पार्ट में भी मैंने डिस्कशन किया था इसके नाम से रिलेटेड, लेकिन इसमें इंट्रोन को रिमूव किया जाता है। आगे आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, फिर मैं यही पूछूंगा उसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो हमारा mRNA बना था ना इमेच्योर, को मैच्योर करते करते बीच बीच में से हम क्या निकालते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। तो इन इंट्रॉन्स को रिमूव करने की प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग। तो ये तीन आपको स्टेप हैं वो याद रखने हैं, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, ये प्रोसेस की जाती है। जैसे हमारा HNRNA बनता है, हेट्रोन्यूक्लियर RNA भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर है जो के बाद हमारा जो मैच्योर mRNA जब बनता है, मैच्योर mRNA, उसी की क्या होती है फिर, ट्रांसलेशन होती है। सेंट्रल डोगमा में यही तो पढ़ते हैं, पहले DNA से mRNA बनता है, और यूकैरियोटिक में RNA वो अच्छा कंप्लीट नहीं होता, इमेच्योर होता है, और मैच्योर इमेच्योर को मैच्योर में बदला जाता है के द्वारा, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के द्वारा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन काफी बनते हैं इन तीनों टॉपिक से। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है 5' एंड पे की जाती है, क्या वो कैपिंग की जाती है, जबकि टेलिंग किस एंड पे की जाती है, 3' एंड पे काफी सारे जो एडेनिन के जो हमारे मोलिकुलर नाइट्रोजनस बेस हैं वो लगा दिए जाते हैं। स्प्लाइसिंग का क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। जेनेटिक कोड की करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हुई हैं, यदि आपको करेक्टरिस्टिक्स आती हैं तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो सकता है। तो जेनेटिक कोड के बारे में खास बात क्या है, वो ट्रिपलेट इन नेचर होता है, मतलब जैसे AUG, GU, T, इस तरीके से वो हमारे mRNA के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना mRNA के ऊपर, वो कोडेड फॉर्म में होती है। और ये कोड हैं किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, AUG तरीके से, टी नहीं होता, बस इस चीज का ध्यान रखना, mRNA में टी देखने को नहीं मिलेगा आपको। और इसमें रिप्लाई में होता है, इसके रूल हम पढ़ते हैं कि इनको लगातार लिखा जाता है। जब भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे 5-2 3 को इंफॉर्मेशन लिखनी है, हमको कोड लिखना है AUG CUAG, इस तरीके से इंफॉर्मेशन वो लगातार लिखी जाती है। और होती किस किस फॉर्म में, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होती। कोडोन है जो
ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है mRNA के ऊपर जिसे प्रोटीन बनना है वो कोडेड फॉर्म में ही रहेगी। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मीन्स एक जो कोडोन है, जैसे ये कोडोन है, अपनी एनसीईआरटी में एक पूरी चार्ट दिया हुआ है कौन सा कोडोन किस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। तो जैसे AUG है, ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, मिथियोनिन के मिथियोनिन नाम का अमाइनो एसिड है। और ये बैक्टीरिया में चाहे मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है ना, हमारे अंदर भी मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। ये यूनिवर्सल इन नेचर है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप इसको ढूंढ लोगे ना कि AUG आपको कहीं मिला है कोडोन, तो ये हर जगह क्या करेगा, मिथियोनिन के लिए कोड करता हुआ मिलेगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेचर। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, एक जो कोडोन है वो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। रूल में हम क्या पढ़ते हैं, नॉन एम्बिग्यूअस पढ़ते हैं, ये याद रखना। नॉन एम्बिग्यूअस है वो पढ़ा जाता है। नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब है कि एक जो कोड है वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, वो एक से ज्यादा नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एम्बिग्यूअस का मतलब है, जो अकेला एम्बिग्यूअस आ जाए इसका मतलब क्या है, मोर देन वन मीनिंग, एक से ज्यादा अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नॉन एम्बिग्यूअस नेचर आएगी। यहीं से आपको यदि आइडिया है नॉन एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस है, वहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व होएगा। डीजेनरेट का मतलब क्या है, इसमें तो हमने क्या पढ़ा, एक कोडोन है जो वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, एक के अलावा वो किसी दूसरे के लिए कोड नहीं कर सकता। लेकिन अमाइनो एसिड के केस में, अमाइनो एसिड्स है ना, वो मोर देन वन कोडोन के द्वारा वो कोड किए जा सकते हैं। की खास बात है कि वो एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोड किए जा सकते हैं। इसको बोलते हैं डीजनरेसी नेचर। डीजनरेसी का मतलब क्या होता है, डीजनरेट, ब्रेक डाउन। तो हमारा जो अमाइनो एसिड है ना, एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा उनके पास इंफॉर्मेशन वह कोड की जा सकती है। जैसे एक अमाइनो एसिड है वो 6 के द्वारा कोड किया जाता है, तो उसको आप, नाम अभी क्लियर नहीं है, उसको देखोगे तो 6 कोडोन उसको कोड कर सकते हैं। जबकि एक कोडोन केवल एक ही अमाइनो एसिड को ही कोड कर सकता है, वो किसी दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता। लगभग ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट सी प्रॉपर्टी हैं, एक कोडोन के बारे में है, एक अमाइनो एसिड के बारे में है। तो ट्रिपलेट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, नॉन एम्बिग्यूअस होते हैं, ये फिक्स है। और डीजनरेट होते हैं, ना कि नॉन डीजनरेट। नॉन डीजनरेट का तो उल्टा हो गया ना, फिर कि एक अमाइनो एसिड एक ही कोडोन से कोड होएगा, ऐसा कोडोन की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, उससे एक क्वेश्चन है, और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेगमेंट्स ऑफ mRNA रिमूव्ड ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग। आगे नहीं वही बात, क्वेश्चन फर्स्ट ही हमने डिस्कस किया था। स्प्लाइसिंग में क्या था, स्प्लाइसिंग में जब हमारा HNRNA बनता है ना, HNRNA हेट्रोन्यूक्लियर RNA, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे तो हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन, और कुछ जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्सोन्स। तो ये एक्सोन्स हैं जो मैंने रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट किए हैं, ये है एक्सोन्स, और ब्लू कलर से क्या है, ये इंट्रोन। तो क्या किया, HRNA बनने के बाद कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स है वो आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे जो रेड रीजन है ना, वो तो बिल्कुल पास में लेके आया जाता है, और जो ब्लू रीजन है इस तरीके से राउंड बन जाते हैं। ऐसा डायग्राम अपनी बुक के अंदर भी है, एनसीईआरटी बुक में यदि आप देखोगे। तो क्या किया जाता है, इनको लूप बना के कट करके और बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से इनको कट करके बाहर निकाल देंगे हम, किनको, इंट्रॉन्स को। और जो एक्सोन्स है वो हमारे किस में मिलते हैं, एक्सोन्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर mRNA। मैच्योर mRNA में जो कोड होते हैं ना, वो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सोन्स की वजह से ही होती है। तो क्या बोल रहा है इसमें, रिमूव कौन से किए जाते हैं, इंट्रॉन्स, और ये जाते हैं रखने से रिलेटेड पार्ट 2 में आया था क्वेश्चन, एक्सोन्स को रखा जाता है। प्रमोटर रीजन है वो तो प्रेजेंट होता ही है, एक्सोन की फॉर्म में मिलेगा। इंटीग्रेटर रीजन्स, कुछ ऐसे रीजन लाल 12th लेवल पे हम नहीं पढ़ते हैं। प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन जरूर आते हैं, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन्स ये जरूर होते हैं। प्रमोटर वो रीजन होता है जहाँ से क्या होती है, हमारी DNA या जीन के ऊपर एक ऐसी सीक्वेंस है जहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो शुरू होती है, और टर्मिनेटर रीजन पे वो खत्म हो जाती है। तो ये जरूर रीजन आते हैं, तो इनका याद रखना, एक्सोन और इंट्रोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस अकर्स व्हेन, फ्रेम शिफ्ट एंड पॉइंट, दो टाइप की म्यूटेशन होती हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड
म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसका भी एनसीईआरटी में अच्छा जिक्र किया हुआ है। पॉइंट म्यूटेशन का तो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया, पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में, सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है, एक पॉइंट म्यूटेशन है। इसमें क्या होता है, किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, जैसे हमारा कोई GUC कुछ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी, या फिर जो हमारा जीन होता है, जीन में तो क्या प्रेजेंट होते हैं मेनली हमारे पास मिलते हैं हमारे पास, जो थाइमिन होता है वो होता है, यूरेसिल नहीं होता। तो इस तरीके से जैसे ATC, या इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन है, और यदि हमने इसकी जगह टी की जगह क्या कर दिया, ACGAT, तो ऐसा कैसा है, लेकिन यहाँ पे कोई एक अलग नाइट्रोजीनियस बेस है वो रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, जिसकी वजह से एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो जाता है, म्यूटेशन है वो देखी जाती है, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। पॉइंट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, ATCGAT था, इसमें यदि कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा, या तो हमारा एक नाइट्रोजीनियस बेस ऐड हो जाता है या डिलीट हो जाता है, और कोडोन है जो वो तीन तीन की फॉर्म में ही पढ़े जाते हैं। कोडोन के बारे में भी हमने करैक्टर देखा था, वो किस किस फॉर्म में, तीन तीन की फॉर्म में। मान लो कोई इंसर्शन होता है, यहाँ पे इंसर्शन, कोई बाहर से एक कोडोन है वो ऐड हो जाता है, और कहाँ पे ऐड हुआ है वो, मान लो इस पॉइंट पे ऐड हुआ है, टी के बाद ऐड हुआ है, और कौन हुआ है, जी ऐड हुआ है, कोई जी है ना, वो टी के बाद कोई एक इंसर्ट हो गया है, क्या, एक कोडोन, उससे हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी फिर, ए था, टी था, और उसके बाद हमारा यहाँ पे जी है वो ऐड हो चुका है, फिर CGAT है वो एज इट इज है। तो यहाँ से हम देखेंगे कोडोन हमारा ये बन गया है, उसके बाद नेक्स्ट, और ये एक्स्ट्रा बच गया है। उसके बाद इसी तरीके से एक क्या बनेगा, ऐसे ही एक और कोडोन, यदि यहाँ पे मैं बात करूँ सी, और यदि ऐड हो जाता है जी के बाद, तो हमारी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, ATGC, एक सी पहले ही था, GAT, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा जो कोडोन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और ये दो बच जाएंगे बाहर। और ऐसे ही एक और कोडोन, ये एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कैप के एग्जाम्पल से, राम है जे बिग कैप, कुछ इस तरीके से सेंटेंस है ना, वो आगे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। मान लो एक और यहाँ पे हमारा जो सी था ना, सी के बाद ये पहले वाला सी था, यहाँ पे ए ऐड हो चुका है, तो ATGCACGAT, इस तरीके का, और कोडोन हमारे क्या बनेंगे, इस तरीके से बन जाएंगे। तो ये हम देख सकते हैं हमारी पूरी की पूरी फ्रेम है ना, वो शिफ्ट हो जाती है। एक यदि हमने नाइट्रोजनस बेस इसमें ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से हमारे कोडोन की शिफ्टिंग है वो पूरी की पूरी बढ़ जाती है। यदि तीन तीन के ग्रुप में, ये याद रखना, यदि आप 3 की मल्टीप्लाई के अंदर हम जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस ऐड करते हैं, तो वो अमाइनो एसिड में क्या होएगा, अमाइनो एसिड के अंदर एक अमाइनो एसिड का ही चेंज मिलेगा, एक ही अमाइनो एसिड का चेंज मिलता है, बाकी सारे अमाइनो एसिड एज इट इज ही बनेंगे। यदि हमारे तीन तीन के मल्टीप्लाई में तीन होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी पूरी की पूरी फ्रेम है ना, एक बीच में एक नया अमाइनो एसिड जरूर आ जाता है। बाकी तो जैसे GAT और ATG था, तो शुरुआत हमने किससे की थी, यहाँ पे ATC था, सॉरी, यहाँ पे ATC था और GAT था। ATC और GAT, तो ये ऐसे कैसे हैं, ये तो जो अमाइनो एसिड कोड कर रहे हैं वही बनाएंगे, ये एक अलग अमाइनो एसिड है वो ऐड कर देता है बीच के अंदर। तो ये भी फिर किस में आ जाता है, सिंगल पॉइंट में, या फिर एक अमाइनो एसिड की ही पॉइंट की मिस्टेक होती है यहाँ पे भी। लेकिन सिंगल, ये हमारे 1 और 2 की फॉर्म में यदि कोई नाइट्रोजीनियस बेस ऐड हो जाता है ना, पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है। तो ये चाहे डिलीट हो और चाहे एडिट हो या इंसर्शन हो, उसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में थोड़ा बेसिक लेवल का दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश जरूर की है, कि जैसे हमने यहाँ पे पहले 1 ऐड किया था, तो पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो गई थी, अमाइनो एसिड के पैटर्न ही चेंज हो गए थे, क्योंकि ये एक अलग अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये GAT एक अलग अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था। दो ऐड हुए, तो दो की वजह से भी हमारी शिफ्टिंग है वो देखी गई। तीन की वजह से क्या हुआ, ये भी उसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था, लास्ट वाला भी, और ये ऐसे के ऐसे पहले ही थे। बीच वाला जो ट्रिपलेट कोडोन 3 ऐड हुए ना, वो एक अलग अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और वो भी क्या है, एक जगह पे एक अमाइनो एसिड पॉइंट का ही डिफरेंस मिलेगा, बाकी हमारी पूरी की पूरी फ्रेम है वो सेम रहेगी। तो पॉइंट म्यूटेशन में भी आपको जो फ्रेम शिफ्टिंग के बीच में ही हम पॉइंट म्यूटेशन भी देख सकते हैं अमाइनो एसिड के केस में।
ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की हुई है, बाकी आप दोबारा भी समझ सकते हो इसको बैक करके भी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनिशिएशन कोडोन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनिशिएशन कोडोन क्या रहता है, AUG। इसके दो फंक्शन हैं, एक तो हमने देख लिया, इनिशिएटर कोडोन का काम करता है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है जो, उसके अंदर सबसे पहला जो अमाइनो एसिड आके जुड़ता है वो कौन होता है, मिथियोनिन। कोई भी ट्रांसलेशन प्रोसेस हो उसमें ये इनिशिएटर कोडोन का काम करता है, और दूसरा ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, ड्यूल फंक्शन करता है ये, ड्यूल फंक्शन। ये तो आपको हमेशा याद ही रखना पड़ेगा, ये इनिशिएटर कोडोन का काम करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन यूकैरियोट्स mRNA इज सिंथेसाइज्ड विद द एड ऑफ। जैसे प्रोकैरियोट्स में तो क्या होता है, जो हमारे 3 टाइप के RNA होते हैं, rRNA, mRNA और tRNA। ये क्या किए जाते हैं, एक ही RNA पॉलीमरेज इसको कोड करता है। RNA पॉलीमरेज जो है ना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में एक ही RNA पॉलीमरेज है वो इनको बनाएगा। लेकिन जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर एक रूल लगता है, वो क्या है, आप सीक्वेंस में याद रख सकते हो, RMT। जैसे पहले HMT की घड़ियां आती थी, HMT की घड़ियां, तो इस H की जगह बस आप R याद रख लेना, RMT। तो R है वो किसके द्वारा कोड किया जाता है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, M RNA पॉलीमरेज 2 और T RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो ये सीक्वेंस याद रख लेना RMT के नाम से। फर्स्ट RNA पॉलीमरेज फर्स्ट है वो rRNA को कोड करेगा, mRNA के लिए सेकंड। पूछा क्या है, mRNA, तो हमारा सेकंड वाला आंसर रहेगा। तो इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, लैक्टोज ओप्रोन प्रोड्यूस एंजाइम। लैक ओप्रोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ गया आपका, और लैक ओप्रोन है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके अंदर, जीन रेगुलेशन के। जीन रेगुलेशन मतलब जीन की जो वर्किंग है वो कब ऑन और ऑफ की जाती है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ प्रोसेस है, ऑन एंड स्विच ऑफ प्रोसेस है लैक ओप्रोन के अंदर। वो कैसे समझेंगे, वो एक और क्वेश्चन आएगा उसमें भी हम आइडिया लेंगे इसका। लेकिन आपसे जस्ट यहाँ पे पूछा हुआ है, जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है ना, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जिससे हमारे मेन है जो प्रोटीन है या इंजाइम है वो बनाने होते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन में ZYA 3 जो पोर्शन है वो प्रेजेंट होते हैं, और इनसे जो mRNA बनेगा उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन रहती है ZYA की। वो क्या कोड करता है, वो आपका करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। एक एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, इसमें ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में ब्रेक करता है लैक्टोज। एक डाइसैकराइड शुगर है, जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है वो जेड के द्वारा, जेड नाम का एक पोर्शन होता है जीन में, ZYA। ये 3 जीन रहते हैं सीक्वेंस में, आपको याद रखना है। इसके बाद प्रोमोटर जीन रहता है, फिर ऑपरेटर, फिर प्रमोटर, और बीच में एक इंड्यूसर जीन भी रहता है, यहाँ पे फिर टर्मिनेटर कोडोन रहते हैं। तो हमको ये स्ट्रक्चरल जीन का याद रखना पड़ता है। जेड से बनता है बीटा लैक्टोसाइडेज, वाई से बनता है परमीएज। परमीएज क्या करता है, परमिशन प्रोवाइड करता है किसको, जो बैक्टीरिया की सेल होती है, जैसे कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो लैक्टोज यदि मीडियम में आ जाता है ना, उसको परमिट करता है अंदर आने के लिए, क्योंकि इसका डाइजेशन है वो तभी हो पाएगा जब लैक्टोज हमारा क्या सेल के अंदर आएगा। तो परमिशन देने का काम करता है परमीएज, किसके द्वारा कोड होता है, वाई के द्वारा। और ए क्या करता है, ए एक ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज मीन्स एसिटाइल एक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, उसका क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर। हालांकि इसका ज्यादा फंक्शन नहीं दिया एनसीईआरटी में, केवल इतना दिया है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, ग्लूकोज ये लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है, लैक्टोज को एक फूड सोर्स के रूप में यूज करता है। और होता क्या है, जब हम कोलाई को एक ऐसे मीडियम में छोड़ देते हैं जहाँ पे लैक्टोज हो, तो तभी ये क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाना शुरू करता है बॉडी में। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एक प्रकार का प्रोटीन है, और इसकी सेंट्रल डोगमा है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तभी होती है जब आप इसको लैक्टोज देते हो मीडियम में। यदि लैक्टोज नहीं है इसके पास, तो ये अपनी प्रोसेस को क्या रखता है, स्विच ऑफ रखता है।
तो स्विच ऑफ कैसे रखेगा वो भी हम थोड़ा आइडिया समझेंगे। तो स्विच ऑन के टाइम क्या होएगा, हमारी जो प्रोसेस एक बारी ऑन होगी ना, ट्रांसक्रिप्शन यदि हो जाता है उसका, जेड से क्या बन जाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, क्योंकि इसको लैक्टोज को तोड़ने के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिससे ये ग्लूकोज और लैक्टोज में लैक्टोज को तोड़ देता है, फिर उसको डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी ले लेता है। और यदि लैक्टोज नहीं है इसके पास मीडियम में, तो ये प्रोसेस को ऑफ रखता है। परमीएज का मैंने काम बता दिया, ये लैक्टोज को सेल के अंदर लेके आता है ताकि इसको डाइजेस्ट किया जाए। ट्रांसएसिटाइलेज का फंक्शन थोड़ा सा याद रख सकते हो, ये एसिटाइल ग्रुप को ऐड करेगा। तो ये 3 एंजाइम है वो आपने याद रखने हैं। ग्लाइकोजन सिंथेसिस कोई ऐसा एंजाइम इसमें नहीं देखा जाता, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज भी एंजाइम नहीं होता। 3 एंजाइम बड़े अच्छे ढंग से अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स जिसको हम कॉपी करते हैं। जैसे डीएनए के अंदर यदि हम बात करें 2 स्ट्रैंड होती है, एक को हम लेते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, सेकंड पार्ट में भी हमने डिस्कशन की थी हालांकि इससे रिलेटेड, और इसी को हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। सेंस, क्योंकि इसी से जो इन्फॉर्मेशन है वो कोड की जाती है। एमआरएनए इसी से बनाया जाता है, जो आगे एमआरएनए बनता है ना, कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एमआरएनए इसी स्ट्रैंड से बनता है। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रैंड है इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कोडिंग, ये कोड नहीं करता है। कोडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी सीक्वेंस मिलेगा ना इस एमआरएनए के ऊपर, वो इसको देख के हम पता लगा सकते हैं। यदि हमको कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है तो हम एमआरएनए की सीक्वेंस एज इट इज बता सकते हैं जैसी कोडिंग की है। इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ए है, टी है, सी है, जी है, उसके बाद ए टी, कुछ इस तरीके की है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी ए मिलेगा आपको, यहाँ पे टी की जगह यू हो जाता है, फिर सी ऐसा कैसा मिलेगा, जी भी ऐसा, फिर ए ऐसा कैसा, टी की जगह यूरेसिल। इस तरीके से हम एमआरएनए की सीक्वेंस है ना, कोडिंग स्ट्रैंड को देख के पता कर सकते हैं। लेकिन ये होती क्या है, नॉन सेंस स्ट्रैंड होती है। नॉन सेंस, नॉन सेंस का मतलब ट्रांसक्रिप्शन में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं, एमआरएनए की स्टडी करते हैं, तो एमआरएनए को देख के या फिर डीएनए की स्ट्रैंड को देख के, कौन सी स्ट्रैंड को देख के हम एमआरएनए की स्ट्रैंड पता लगा सकते हैं बिना ट्रांसक्रिप्शन के ही, वो हमारी कोडिंग स्ट्रैंड होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये डीएनए से क्या बना है हमारा, सिंपली एमआरएनए है। लेकिन वायरसेज के केस में क्या होता है, डीएनए किससे बनता है, आरएनए से बनता है। आरएनए से डीएनए बनता है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया जाता है उसको क्या, डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये प्रोसेस क्या है, वैसे तो डीएनए से आरएनए पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन ये उल्टा है ट्रांसक्रिप्शन का। और ट्रांसक्रिप्शन की उल्टी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम काम करता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। और जो डीएनए बनता है वो सी डीएनए होता है, सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और यही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जब वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो वही डीएनए फिर क्या करता है, हमारी जो सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे वाले डीएनए के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर जाता है, मिल जाता है। और मिलने के बाद हमारी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है, जैसे एरोप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं टेररिस्ट एक नॉर्मल पैसेंजर बन के। और ऐसे ही एक डीएनए है ना, ये लगभग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक प्रकार का पूरक। और जैसे ही हमारे डीएनए के साथ जाके मैच करेगा तो इजीली ये जुड़ जाता है बीच में, और अपनी सिंथेसिस है, अपना मल्टीप्लिकेशन है, अपनी रेप्लिकेशन है, वो शुरू कर देता है। और वहां से पूरी की पूरी मशीनरी है सेल की, वो हाईजैक करके अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। तो सी डीएनए आपको याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसलसन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है आपको। तो ये किससे रिलेटेड था, सेमी कंजर्वेटिव मोड यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। सेमी कंजर्वेटिव मोड को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मैसलसन एंड स्टाहल ने। इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनी ली जिनको इन्होंने नाइट्रोजन 15 मीडियम में ग्रो करवाया। नाइट्रोजन 15 एक हैवी आइसोटोप होता है। और उसके बाद ग्रो करवाने के बाद जब सारे बैक्टीरिया के जो डीएनए हमारे क्या हो गए, नाइट्रोजन 15 के अंदर आ गया। नाइट्रोजन मीन्स जितने भी नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन बेस के अंदर नाइट्रोजन के एटम है वो सारे नाइट्रोजन 15 में आ गए। हैवी आइसोटोप क्यों लिया, क्योंकि उसके बाद इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन की। और एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, जैसे एक बार सारे के सारे हमारे न्यू जनरेशन है ना वो प्योर क्या आ गई, N15 वाली आ गई है, दोनों स्ट्रैंड N15 की है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक इकोलाई या कुछ इकोलाई बैक्टीरिया को
इसमें नॉर्मल मीडियम में, N14 वाले मीडियम में वो क्या कर देता है, उनको रिप्लेस कर देता है। और उसके बाद ये दोनों साइंटिस्ट इनकी आगे की जनरेशन्स देखी। आगे की जनरेशन्स कैसे कि भाई जो नाइट्रोजन 15 है और नाइट्रोजन 14 है उनके कितने कम्बिनेशन आए, और नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 14 के कम्बिनेशन है वो कैसे आगे बढ़े हैं। और नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 जो हमने प्योर फर्स्ट जनरेशन ली थी उससे पहले वाली जनरेशन ऐसी बनती हैं, उसके बाद की जनरेशन लगभग ऐसी बनती हैं, इनका नंबर बढ़ता रहता है। तो ये जनरेशन्स का नंबर इन्होंने फाइंड आउट किया था। हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, रेशियो वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसने क्या बोला है, रेशियो आपसे पूछा है नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 14, मतलब इसमें क्या है, एक स्ट्रैंड तो हमारी नाइट्रोजन 15 लिए हुए है और एक नाइट्रोजन 14 के एटम है वो है, बाकी इसके अंदर क्या है, दोनों स्ट्रैंड, डीएनए की दो स्ट्रैंड ही तो पढ़ते हैं हम। और इसके अंदर यदि हम रेड से क्या रिप्रेजेंट करें 15 वाले, और यहाँ पे क्या है, एक रेड है और एक ब्लू है, इस टाइप की कंडीशन है। और इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, जैसे इन्होंने क्या किया, जैसे रेड वाले की बात करें हम, तो रेड में इन्होंने पहले क्या किया, नाइट्रोजन 15 के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो करवाए ना, उनके अंदर सारे के सारे डीएनए क्या हो गए, रेड कलर का मतलब है नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 15 है, दोनों स्ट्रैंड के अंदर ही नाइट्रोजन 15 आ गया। सेकंड जनरेशन में यदि हम इसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, नाइट्रोजन 14 का एक मीडियम है, बाहर से मीडियम हम इसको नाइट्रोजन 14 का देंगे, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, एक स्ट्रैंड तो इसकी क्या रहेगी, नाइट्रोजन 15 वाली मिलेगी, दूसरी स्ट्रैंड है वो क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन 14 वाली आ गई, क्योंकि नया डीएनए कहाँ से सिंथेसिस होएगा, मीडियम से न्यूट्रिशन लेके। उसके बाद क्या देखा जाएगा, अगली जनरेशन में, ये इसकी फर्स्ट जनरेशन थी, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होएगा, हमारा यहाँ से तो एक डीएनए रेड ही रहेगा, एक स्ट्रैंड तो 15 वाली रहेगी, उसके बाद क्या होएगा, इसकी दूसरी स्ट्रैंड है वो ब्लू वाली रहेगी, और जब ये स्ट्रैंड भी कॉपी करेगी तो ये किसमें, एक ब्लू वाली थी और एक नई ब्लू वाली है वो बन जाती है तरीके से। और इसके अंदर भी एक वो ये स्ट्रैंड है, और जो रेड वाली है वो तो एक नई स्ट्रैंड बनाएगी, और इस तरीके से हमारी न्यू स्ट्रैंड्स जो भी बनेगी ना अब, वो सारी क्या मिलेगी, N14 वाली बनेगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारे जो स्ट्रैंड्स हैं ना वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाती हैं इस तरीके से, और नई स्ट्रैंड इसके ऊपर बनती है इस तरीके से। तो इसमें देख सकते हो आप, रेड वाला पोर्शन है ना वो हमेशा पहले वाला रहेगा, और जो ब्लू वाला पोर्शन है नाइट्रोजन 14 वाला वो नया बनता रहेगा। इसमें आपसे बोला हुआ है 4 जनरेशन से रिलेटेड, तो 4 जनरेशन का आइडिया हम यहाँ से ले लेते हैं। हमारे पास N15 वाले थे, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हुए, और नया जो डीएनए स्ट्रैंड है वो ब्लू कलर का यहाँ पे आएगा। उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या देखा जाएगा, हमारे पास ये तो है ऐसे कैसा ही रहेगा, रेड सिंगल सिंगल ही रहेगा, क्योंकि ये तो जो था वही रहेगा, आगे आने का इसका कोई एक्स्ट्रा कॉपी बनने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मीडियम हमने N14 का लिया हुआ है। तो इसमें क्या होएगा, ये दो स्ट्रैंड के अंदर है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली स्ट्रैंड इस तरीके से, मतलब ये जो हमारी 4 स्ट्रैंड थी ना वो अलग अलग हो जाती हैं, और नई स्ट्रैंड कैसी बनेगी, वो बनेगी आपकी नाइट्रोजन 14 वाली ही बनेगी इस तरीके से। तो ये हमारी सेकंड जनरेशन आ गई। इससे थर्ड जनरेशन आ गई, वो कैसे बनेगी, जो ये रेड वाला है ये तो हमारा स्ट्रैंड ऐसा कैसा रहेगा, जैसे यहाँ से निकला है, ब्लू वाला स्ट्रैंड यहाँ से अलग हो चुका है, और इनके भी जो ब्लू वाले स्ट्रैंड है इसका ये सेपरेट हो चुका है, ये सेपरेट है, इसमें भी ये सेपरेशन हो चुकी है। तो इस तरीके से नई स्ट्रैंड कैसे बनेगी, फिर एक ब्लू वाली एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुई है, एक यहाँ अपनी अपनी स्ट्रैंड है वो ऐड हो चुकी है। तो ये हमारी कौन सी आ गई, अभी थर्ड जनरेशन की बात हो चुकी है। तो थर्ड जनरेशन के बाद हमने यहाँ पे यही देखना है कि जो ब्लू वाली स्ट्रैंड है वो कितनी आ चुकी हैं, यहाँ पे 6 आ चुकी हैं, और 2 स्ट्रैंड ऐसी हैं जो हाइब्रिड स्ट्रैंड हैं। तो इसने जो रेशियो है ना, रेशियो किस किस का पूछा हुआ है, एक तो प्योर N15 का पूछा, N15 का पूछा है, उसके बाद एक हाइब्रिड का पूछा है, और एक प्योर N14 का पूछा हुआ है। तो इसी के लिए ये जो हमारे यहाँ के, और तो हमारी यही थी N15, और N15 है ना प्योर तो यही थी, उसके बाद तो बनी है, तो ये तो हाइब्रिड बनी हुई है, ये देख सकते हो हम, हाइब्रिड है वो देखते जा रहे हैं।
और या फिर बनी है प्योर नाइट्रोजन 14 की। उसके बाद ये थर्ड थी जनरेशन। ऐसे ही हम एक जनरेशन आगे बढ़ लेते हैं। ये याद रखना आपने कितनी है प्योर वाली, 1 2 3 4 5 6। यदि थर्ड जनरेशन का पूछता ना रेशियो आपसे, ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाला तो है, जैसे इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए ना, ये फर्स्ट वाला तो हमारा नहीं मिलेगा आगे, ये तो एक बार ही था फर्स्ट जनरेशन में से पहले तो था पेरेंट के अंदर, उसके बाद नहीं है ये कहीं भी, तो इसका तो रेशियो वैसे जीरो ही रहेगा। बात आ गई इनकी, इनका रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो इसका यदि आपको फर्स्ट जनरेशन का बोल देता ना, फर्स्ट जनरेशन में क्या रेशियो रहता, हमारे पास हाइब्रिड ही हैं, और कितने हैं, दो हाइब्रिड बने हैं, तो ना तो हमारा प्योर नाइट्रोजन 15 का और ना हमारा प्योर नाइट्रोजन 14 का, तो फर्स्ट जनरेशन में तो रेशियो रहेगा ये जीरो आएगा, सॉरी। उसके बाद सेकंड जनरेशन की बात करें तो टोटल कितने हैं हमारे यहाँ पे हाइब्रिड, कितने हैं, टू हैं हाइब्रिड, एक ये है और एक ये है, टू तो है हाइब्रिड, और प्योर कितने हैं, ये भी टू हैं। तो इसको काटेंगे तो हम कितना आ गया, 1:1, और ये तो क्या रहेगा, ये तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 15 तो यही था, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद थर्ड जनरेशन का यदि आपसे पूछते तो इसमें क्या रहता रेशियो, हाइब्रिड कितने हमारे पास, टू हैं, और प्योर कितने हैं, 6 है, तो इसका रेशियो क्या मिलता है आपको, 1:3, और प्योर तो हमारा नाइट्रोजन 15 वाला तो जीरो ही है। लेकिन इसने फोर्थ जनरेशन और बढ़ा दिया अब आगे, फोर्थ जनरेशन में आपको याद रखना है, दो तो हमारे पास हाइब्रिड हैं और चार क्या हैं, ये छः छः क्या हैं, प्योर वाले हैं। तो मैं हाइब्रिड को यहाँ पे देता हूँ, ये है हाइब्रिड। उसके बाद क्या है, छः यहाँ पे इस तरीके से 1 2 ऐसे हैं। अब क्या होएगा, इनसे जो हाइब्रिड वाले हैं हमारे, इनसे एक स्ट्रैंड तो क्या रहेगी, हमारी रेड रहेगी, कि जो ब्लू है, यहाँ से एक ब्लू ये है, इससे दो ब्लू निकल जाती हैं, इससे दो ब्लू निकल जाती हैं, इससे भी दो ब्लू हैं, यहाँ से भी दो ब्लू हैं, ये यहाँ पे दो ब्लू है, और इससे सिंगल ब्लू यहाँ हमारे पास है। इस तरह से यदि हम बात करें, नई वाली जो स्ट्रैंड है वो क्या रहेंगी, यहाँ बनी, इस तरीके से इनकी स्ट्रैंड्स आपने बना देनी है। तो ये बीच वाली तो आपको याद रखना है कितनी बनेगी, 6 से तो 12 टोटली बनेगी, और एक इससे हमारी एक एक्स्ट्रा इस साइड में ऐड हुई है, और इस वाली से एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुई है। टोटल कितनी हो चुकी है, 1 2 4 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 ऐड हो चुकी हैं। हाइब्रिड वाली तो हमारी कितनी है, ये तो 2 ही है, 1 साइड में है, तो ये तो 2 है, और ये कितनी ऐड हुई है हमारी 14, तो इसका रेशियो फाइंड आउट करें 1:7, और जो हमारा प्योर वाला है, प्योर तो है ही नहीं इसमें, प्योर तो दोनों कंडीशन ऐसी मिलनी चाहिए थी, वो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि नाइट्रोजन 15 तो है ही नहीं है, नई स्ट्रैंड में कहाँ से आएगा। तो इस टाइप का हमारा जो रेशियो है ये बनता है। टिपिकल जरूर लगा है, लेकिन है इजी इतना। आगे यदि फिफ्थ भी निकालोगे ना आप, उसका आइडिया मैं दे देता हूँ। जैसे एक ट्रेंड है वो फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, ट्रेंड कैसे है, जैसे यहाँ पे तो हाइब्रिड ही बनी है, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, उसके बाद चार तो एक्स्ट्रा ऐड हुई ही हैं, इनसे तो इसका तो मल्टीप्लाई होगा ही, दो एक्स्ट्रा और ऐड कर देनी है हमने, जैसे दो से दो थी ना, इससे चार तो बनी है, और दो और ऐड करके 4+2 = 6 बीच में ऐड हुई है। अगले वाली फोर्थ में क्या आया है, 6 से 12 तो है ही है, इसमें दो और ऐड कर दी थी, 14 बनी है। अगले वाली यदि आपसे पूछे 14 तो 28 तो है ही है, दो और ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 30, और 2 हमारी रहेंगी, तो 2/30 कितना आ जाएगा, 1:15। एक ट्रेंड ही फॉलो करेगा ये, सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। इसका मतलब यही है कि जो पेरेंटल डीएनए है ना वो आधा तो रहता है, और एक स्ट्रैंड है वो नहीं बनती है, इसी को सेमी कंजर्वेटिव मोड है वो बोला जाता है। क्वेश्चन आपके इस टाइप से रेशियो से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इफ ए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, अभी हमने बात की थी टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड में क्या फर्क होता है। कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस आपको दे दी है, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 5 to 3 आपको पोलैरिटी दे दी है, और यहाँ पे भी 5 to 3 पोलैरिटी ही पूछी हुई है, और किसकी, आरएनए की। और मैंने बताया था कोडिंग स्ट्रैंड को देखते ही हम आरएनए की स्ट्रैंड पता लगा सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर, जहाँ पे हमारे पास टी है ना वहाँ पे यू लगा दो बस, हाँ कहाँ यू लगाने की जरूरत है।
ए है, जी है, ए है, ए है, ये जी है और यहाँ पे यू लगे हुए हैं, तो यही हमारा हो जाएगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड को देखते ही आप mRNA की स्ट्रैंड फाइंड आउट कर सकते हो। बस टी की जगह आपने यू लगा देनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात कर रहा है ये। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये जब ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स जीन से mRNA बनाता है, तो किस सीक्वेंस को कोड करता है ये? किस सीक्वेंस को कोड करेगा? जीन के ऊपर 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा प्रमोटर रीजन, एक होता है हमारा टर्मिनेटर रीजन, बीच होता है हमारा स्ट्रक्चरल। तो प्रमोटर रीजन से तो प्रोसेस शुरू होती है ट्रांसक्रिप्शन की, टर्मिनेटर पे आते ही खत्म हो जाती है। तो मेनली हमारा किसको कोड करता है? स्ट्रक्चरल जीन को ही कोड करता है। ओनली स्ट्रक्चरल जीन है वो आपका आंसर ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे वो पढ़ा था हमने ZYA, तो इनसे क्या बनता है? बुक के अंदर डायग्राम भी है। जेड से बनता है या भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इससे क्या बनता है? परमिएज, और इससे ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। तो डायरेक्ट आगे mRNA बनता है स्ट्रक्चरल जीन से ही। स्ट्रक्चरल जीन की ही क्या होती है कोडिंग। प्रमोटर से हमारा आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है अपना वर्किंग, टर्मिनेटर पे आते ही ये खत्म हो। ये याद रखना आपने, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडोन इन mRNA इज दिस। mRNA, ये आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? हमारा जो मैच्योर mRNA हम बात कर रहे थे ना, मैच्योर mRNA बना है ना, उससे क्या होएगा? अब ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी होगी। ट्रांसलेशन सबसे पहले बाइंड करता है स्मॉल यूनिट, और फिर उसके बाद लार्ज सब यूनिट है वो बाइंड करेगी, और ये किस राइबोसोम होता है। ये क्या था? ये mRNA था। अब कौन आएगा इसके पास? इसके पास एक स्ट्रक्चर आएगी टाइप की, tRNA की स्ट्रक्चर आएगी, और ये tRNA की एक लोब होता है हमारा एंटी कोडोन, कोडोन लूप इसको बोलते हैं, एंटी कोडोन लूप। और इसमें एक एंड होता है 3' एंड, एक होता है 5' एंड। इसके अलावा ये डी आर्म्स होती हैं, आगे भी स्ट्रक्चर। हालांकि tRNA की जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे। हालांकि बेसिक सी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, कौन सी आर्म का क्या काम होता है। इस तरीके से जो एंटीकोडोन लूप से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग विद इट मस्ट। mRNA की जैसे इसने बोल दिया AUG, क्या है? ए है, तो यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस होएगी? तो एंटीकोडोन पूछा है, ए का उल्टा क्या होता है? क्यू, और क्यू का उल्टा रहेगा ए, और का उल्टा क्या रहेगा? ये कोडोन आपका आना चाहिए। लेकिन अब पोलैरिटी का ध्यान रखना आपने। पोलैरिटी यदि यहाँ पे 5' to 3' है ना, तो ये जो नया बना है ना, ये किस डायरेक्शन में बना है? हमारा 3' to 5' बना है। अपोजिट पोलैरिटी में बनते हैं, यहीं पे मार खा सकते हो। अब जैसे ही एकदम से देखोगे तो ये आंसर की तरफ जाओगे आप, लेकिन यहाँ पे इसकी पोलैरिटी आपको चेंज करके लिखनी पड़ेगी। यदि 5' to 3' लिखनी है, यदि 3' यहीं दे देता ना 3' to, फिर तो हमारा आंसर हो जाता ठीक। लेकिन पोलैरिटी इसने सेम एज की ऐसी पूछ ली जैसी थी। कोडिंग वाले में अलग बात थी, कोडिंग वाले में हालांकि सेम टू सेम पूछी हुई थी, उसको तो देख के ही हम बता सकते हैं। इसमें आपको जस्ट पेयरिंग की हुई है, तो पेयरिंग में पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो पोलैरिटी कैसे चेंज होगी? यहाँ पे 5' की साइड में क्या है? सी, फिर यू, फिर सी, फिर ए, फिर यू, CAU, CAU, ये आपका आंसर यहाँ पे टिक बैठेगा। पोलैरिटी भी आपने ध्यान रखना है, पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है तो हमारा जो सीक्वेंस है वो भी अपोजिट हो जाता है। इसका आंसर हमारा रहेगा एंटी कोडोन के अंदर कौन सा हमारा एक प्रकार से कोडोन मिलेगा, जिसको हम एंटी कोडोन बोलेंगे, वो अपोजिट मिलेगा AUG का, और पोलैरिटी भी उसकी अपोजिट मिलेगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी गड़बड़ी से आप मात खा सकते हो। अमाइनो एसिड अटैच्ड टू द tRNA, आपका 3' एंड से एंटीकोडोन लूप या एंटीकोडोन साइट क्या होती है? यही mRNA के साथ बाइंड करती है। उसके बाद DHU, ये एक साइड जो रहती है, ये जो बताई थी ना अलग अलग जो बाइंडिंग साइट होती हैं, ये इन्हीं में से एक DHU है, जो इनको DSU भी लिखाया जाता है, ऐसे भी लिखते हैं। ये साइड वाले कोडोन होते हैं।
तो जब आप स्ट्रक्चर देखते हो ना टीआरएनए की, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर आती हैं। तो हमने किसकी बात की है यहाँ पे, 3' एंड के साथ में कौन अटैच होता है, अमाइनो एसिड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से भी और आज के सेशन का भी। वीडियो लेंथ जरूर चली गई है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, उसमें टाइम जरूर लग गया अपना। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए एमआरएनए है वो किसके साथ बाइंड करेगा, अभी बात की थी, किससे करेगा। राइबोसोम्स की 2 यूनिट होती हैं। राइबोसोम की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, एक होती है लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट तो क्या करती है, एक प्रकार का राइबो एंजाइम का काम करती है। राइबो एंजाइम ये क्या करती है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 2 अमाइनो एसिड को जोड़ती है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं। 2 अमाइनो एसिड है ना, उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनाती है ये लार्ज सब यूनिट। जबकि ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है एक, ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, कुछ फैक्टर आके है ना यहाँ पे बाइंड करते हैं, और फैक्टर में बाइंड कैसे होंगे, एमआरएनए के पास आके पहले कौन बाइंड करता है, स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है, फिर कुछ और फैक्टर आते हैं, फिर लार्ज सब यूनिट है वो आगे बाइंड होती है। पहले आपको याद रखनी है कौन सी बाइंड होगी, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड होती है, लार्जर है फिर बाद में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 45। इन ई कोलाई द लैक ओप्रोन गेट्स स्विच्ड ऑन। स्विच ऑन और स्विच ऑफ से रिलेटेड मैंने अभी डिस्कस किया था और बोला था कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, और इसको समझने के लिए ये प्रोसेस स्विच ऑन कब होती है, स्विच ऑफ कब होती है, तो हम एनसीईआरटी का डायग्राम समझेंगे। तो इसमें जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है ये स्विच ऑफ को दिखा रहा है, स्विच ऑफ। और स्विच ऑफ कब रहती है प्रोसेस, जब आपको आप या लैक्टोज मीडियम, लैक्टोज है ना वो मीडियम में ईकोलाई को नहीं दे रहे हैं, तो वो अपनी प्रोसेस को बंद रखता है, वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब ये 3 एंजाइम आपको बताए थे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जेड से बनता है, उसके बाद वाई से परमिएज, और ट्रांस एसिटाइलेज है वो किससे बनता है, हमारा ए से बनता है। तो इस तरीके के जो ये एंजाइम है ना, ये तभी काम करेंगे या तभी बनाएगा हमारा इकोलाई जब इसके पास लैक्टोज मीडियम होगा, लैक्टोज मीडियम के अंदर प्रेजेंट होएगा। तो यदि नहीं है उस केस में क्या होता है, ये हमारी एक बोल सकते हैं जीन होता है एक, और जीन में मेन हमारा स्ट्रक्चरल जीन ये रहता है ZYA, इसी की मेनली क्या की जाती है, ट्रांसक्रिप्शन की जाती है। लेकिन इसको फिर कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। यदि कोई भी मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो उस केस में क्या रहता है, जो हमारा इंड्यूसर जीन है वो क्या करता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा ट्रांसलेशन करके, और एक रिप्रेसर प्रोटीन बना के रख, और ये रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ बाइंड करेगा, ऑपरेटर साइट के साथ बाइंड करेगा। ऐसी जगह पे ऑपरेटर एक रीजन रहता है जो प्रोमोटर के बाद में आता है। प्रोमोटर कौन सा रीजन है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो करवाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे यदि आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड भी कर गया ना, तो आगे वो ट्रांसक्रिप्शन करवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में रिप्रेसर प्रोटीन चिपका हुआ है, एक प्रकार की एब्स्टेकल है वो प्रेजेंट है। लेकिन यदि लैक्टोज हम दे देते हैं मीडियम में, लैक्टोज यदि प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होएगा, हमारा एक क्या बनेगा, इंड्यूसर बनेगा। और इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर यहाँ पे एलोलैक्टोज भी हो सकता है, एलोलैक्टोज या लैक्टोज है, वो क्या करेगा, हमारे जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। और बाइंड करने की वजह से क्या होएगा फिर, यहाँ पे आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो हमारा ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड कर पाएगा, और ऑपरेटर साइट रहेगी हमारी फ्री, और फ्री होएगी तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा, बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट करवा देता है, और इससे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनना शुरू हो जाता है। परमीएज क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज को सेल के अंदर लेके आएगा, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज आ चुका है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज उसको ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस होनी है वो शुरू हो जाती है ई कोलाई के अंदर। इस तरीके से आपको याद रखना है, PIPO जो एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस होती है जीन के, जो क्या करती है इस सिंथेसिस को, इससे जो प्रोटीन बनना है, जो एंजाइम बनना है, उस सिंथेसिस को रेगुलेट करके, रेगुलेशन का काम है वो यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हम इसको मेनली इनहिबिटरी जीन भी बोलते हैं, आई को इनहिबिटरी जीन,
इनहिबिटरी मीन्स क्योंकि एक ऐसा प्रोटीन बना के ये mRNA बनाएगा पहले रिप्रेसर, उससे एक ऐसा प्रोटीन तैयार करता है जिससे हमारा क्या रहेगा, जो ऑपरेटर साइट है वो बाइंडिंग शो करेगी, जिसकी वजह से प्रोसेस को ऑफ करके रखता है। इंड्यूसर क्यों बोला है? इंड्यूसर मीन्स ये प्रोसेस को इंडक्शन करवाता है, शुरू करवाता है। कौन? ये कोई भी एलोलैक्टोज या लैक्टोज प्रेजेंट हो सकता है जो रिप्रेसर के साथ एक बार बाइंड कर गया ना, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिससे रिप्रेसर हमारा इनएक्टिव हो जाएगा और हमारा ओ है वो फ्री रहता है, जिसकी वजह से प्रोसेस है वो ऑन हो जाती है। तो ये ऑन और ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो हम देख लेते हैं। लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर। लैक्टोज हमारा मीडियम में प्रेजेंट है और रिप्रेसर के साथ बाइंड करके इनएक्टिव रिप्रेसर बना लेता है, इनएक्टिव रिप्रेसर, जिसकी वजह से ऑपरेटर क्या है हमारा अब फ्री है और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, हमारा सिंपली आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन ऑन करवा देता है। ऑन के टाइम यही होता है, रिप्रेस बाइंड टू ऑपरेटर तो ये तो ऑफ रखेगा, स्विच ऑफ प्रोसेस। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करता, प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा। लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड नहीं करेगा, ये रिप्रेसर के साथ ही बाइंड करता है। तो हमारा आंसर है वो 1 है, यहाँ पे ठीक हो जाता है, या ए ऑप्शन की तरफ हम चलेंगे। इस तरीके से आपके जो 45 क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं और आज के सेशन में ओनली 15 क्वेश्चन ही किए हैं। वीडियो लेंथ ही जरूर गया है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं और कॉन्सेप्ट में टाइम लग ही जाता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। में हम चैप्टर 7 है ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे इवोल्यूशन, उसके भी ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो